स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल एम स्टडी एसजेड में। आज हम लोग बात करेंगे मानव बस्ती के बारे में, जो जहां पर हम लोग अपना दैनिक जीवन को गुजारते हैं। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए आज इस टॉपिक पर हम लोग कुछ बात करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं पहले मानव बस्ती को दो रूपों में बांटा गया। सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं मानव बस्ती का, तो मानव बस्ती दो रूपों में बांटा गया, जो कि यहाँ पर दे दिया गया। पहला ग्रामीण बस्ती और दूसरा नगरीय बस्ती। अगर इस बस्ती को अलग अलग रूपों में लेकर के चले तो हम अपने गांव के मोहल्ले कस्बों ये सारी चीज को लेकर के चल सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादातर बात करेंगे ग्रामीण बस्ती, जो कि ज्यादातर मुख्य होता है, और उसके बाद बात करते हैं नगरीय बस्ती। ये दोनों में बस थोड़ा बहुत का अंतर होता है कि ग्रामीण बस्ती में ज्यादातर लोग कृषि कार्य पर आधारित होते हैं, और नगरीय बस्ती में ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि व्यवसाय वगैरह, कोई भी उद्योग वगैरह, कोई भी व्यापार वगैरह या फिर अलग प्रकार के कार्यों में निरंतर। नगरीय जो होता है वो ज्यादातर व्यवसायिक उद्योगों और अलग प्रकार के कार्यों में कार्यरत रहते हैं, और ये दोनों में इस प्रकार से थोड़ी सी अलग होती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि अधिक थोड़ा सा जगह अधिक होता है, और नगरीय क्षेत्रों में कम जगह पे ज्यादा लोग रहते हैं। तो चलिए इसे हम एक एक करके सारे टॉपिक के द्वारा समझेंगे। तो पहला बात हम लोग करेंगे बस्तियों के प्रकार, यानी बस्तियों के प्रकार में चलेंगे। पहले हम लोग ग्रामीण बस्ती में, ठीक है। ग्रामीण बस्ती में एक होता है सहंत बस्ती। ये सहंत बस्ती क्या होता है कि सहंत बस्ती वैसी बस्ती है जहां पर जो घर बने होते हैं ना, एक दूसरे से मिल करके जुड़ करके रहते हैं। जैसे मान लेते हैं आस पड़ोस का घर होता है, तो आस पड़ोस का घर, एक घर बना, फिर दूसरा घर बना, तीसरा घर बना, इस प्रकार से पूरा मोहल्ला बन जाता है। तो ऐसे बस्ती को हम क्या बोलते हैं? सहंत बस्ती बोलते हैं। उसके बाद परकीर्ण बस्ती क्या होता है? तो परकीर्ण बस्ती का मतलब हो गया कि एक घर अगर यहाँ पर बना है तो दूसरे घर यहाँ बना, तीसरा घर यहाँ, यानी कि कुछ दूरी पर होता है, ठीक है। कुछ दूरी पर जो घर बने होते हैं, और वैसी बस्ती का बनना ही परकीर्ण बस्ती कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है कि ग्रामीण बस्ती, यहाँ पर ध्यान देंगे। ग्रामीण बस्ती का मतलब समझ में आया कि एक तो लंबे चौड़े क्षेत्र पर, एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर बहुत सारे लोगों का रहना। अब ग्रामीण बस्ती कहाँ कहाँ बसाया जा सकता है वो ध्यान देंगे। ग्रामीण बस्ती हम कहाँ कहाँ बसा सकते हैं, या कैसी जगह पे ग्रामीण बस्ती को बसाया जाता है? जहां पर जल की आपूर्ति पूरी हो जाए, क्योंकि गांव के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने के लिए जल की आपूर्ति होना जरूरी है। तो बस्ती, ग्रामीण बस्ती हम वहीं बसाएंगे जहां पर जल की आपूर्ति हो, भूमि हमें अच्छी तरह से मिल जाए, ठीक है। भूमि जिस पर हम खेती कर पाए, घर बना सके और भी वगैरह वगैरह कार्य कर सकते हैं। एक चक लगा दो। उच्च भूमि के क्षेत्र भी होना चाहिए। मतलब कि उच्च भूमि के क्षेत्र इसलिए चाहिए ताकि उस पर घर बनाया जा सके, और घर उच्च भूमि के क्षेत्र पर इसलिए बनाया जाता है ताकि बाढ़ वगैरह आए तो हम उससे प्रभावित ना हो। इस प्रकार से ग्रामीण बस्ती। और भी क्या चाहिए? गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण सामग्री भी हमें गांव की बस्ती को बसाने के लिए होना चाहिए। गृह निर्माण सामग्री का मतलब हो गया ईटा, पत्थर, बालू, जो भी होता है, लकड़ी वगैरह होता है घर को बनाने के लिए। गृह निर्माण यानी कि घर को बनाने के लिए सामग्री भी उचित हमें मिल जाए, तो वैसी जगह हम ग्रामीण बस्ती को बसाते हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। और सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षा यही ना हो गया, ये सारे चीजों को हम अगर अच्छी तरह से जांच परख लिया, वैसी जगह पे हम घर बना लिए, तो वहां तो सुरक्षा होगा ही। जल की आपूर्ति अच्छी तरह से मिल गई, भूमि भी मिल गया, उच्च भूमि के क्षेत्र मिल गया जहां पर हम आसानी से घर बना सकते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए जैसे में बाढ़, तो उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। गृह निर्माण सामग्री भी मिल जाएगी, यानी घर बनाने के लिए ईटा, पत्थर, लकड़ी वगैरह और सारे चीज जितने भी होते हैं सारे कुछ मिल जाएंगे। तो ये सारे सुरक्षा, और इसे सुरक्षा करने की भी जरूरत होती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग चलेंगे नियोजित बस्तियां। अब देखिए ये नियोजित बस्तियां क्या होती है? तो नियोजित बस्तियां वे बस्तियां हैं जो सरकार के निर्देशानुसार या सरकार के नियंत्रण में होती है, ठीक है। इसे सरकार के अधीन में माना जाता है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर ग्रामीण बस्तियां के प्रतिरूप। अब ये ग्रामीण बस्तियां की प्रतिरूप का भी 3 भाग है, और तीनों भाग का अलग अलग कार्य है। अब ये 3 भाग अलग अलग है, तो किस प्रकार से? तो पहला विन्यास के आधार पर। विन्यास के आधार पर का मतलब हो गया कि वहां पर जिस पर जगह पर बस्ती को बसाया गया है, उस जगह पे किस प्रकार की स्थिति है, वहां रहने की जगहें किस प्रकार से, ठीक, वहां की भूमि, मिट्टी और वगैरह वगैरह क्या है, सही है कि नहीं। तो वो हो गया हमारे विन्यास के आधार पर। कार्य के आधार पर जिस प्रकार से खेती बाड़ी वगैरह किया जाता है, तो ग्रामीण लोग क्या करते, ज्यादा खेती बाड़ी करते, तो कार्य के आधार पर भी हम ग्रामीण क्षेत्र को प्रतिरूप में बांट सकते हैं। फिर बस्तियों के आकृति के आधार पर, अब बस्तियों की आकृति भी अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर देखेंगे
कि बस्तियों की आकृति किस किस प्रकार से है। तो बस्तियों की आकृति जो है वो पहले रेखीय प्रतिरूप होता है। ये रेखीय प्रतिरूप में हम लोग ज्यादातर क्या कार्य करते हैं, सड़क बनाते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं, घर बनाते हैं, तो ये सारे चीजों को रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। रेखीय का मतलब समतल, एक तरह से हम बोल सकते हैं पूरी तरह से समतल और सीधा, कुछ ज्यादा दूरी तक जाने वाली लंबी भूमि, ठीक है। उसके बाद आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में हम बहुत सारे कार्य को करते हैं, जिसमें बहुत सारे नदी, नहर, तालाब जो कि वृत्ताकार में भी होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, आयताकार प्रतिरूप और वृत्ताकार प्रतिरूप में। आयताकार में हम घर वगैरह बनाएंगे, ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में खेती वगैरह करेंगे, और वृत्ताकार प्रतिरूप जो है इसमें नदी, झील, तालाब और नहर ये सारे आ जाते हैं। और तारे के आकार का प्रतिरूप, अब यहाँ पर देखिए तारे के आकार का प्रतिरूप। तारे के आकार का प्रतिरूप वे होते हैं जहां पर अनेकों प्रकार के रास्ता आकर के मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि चौराहा बन गया इस प्रकार से, इधर से भी रास्ता गया, इधर से भी रास्ता गया, इधर से भी रास्ता गया, इधर उधर तो रास्ता जाता, ये किस प्रकार का बन गया, तारे का आकार का। तो इस प्रकार के भूमि को या विस्तृत आकृति को क्या बोलेंगे, तारे का आकार का प्रतिरूप भूमि। अब आगे हम लोग चलेंगे फिर ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। अब ये ग्रामीण बस्ती में भी क्या समस्या होती है, तो हाँ ग्रामीण बस्ती में भी समस्या होती है। तो क्या क्या समस्या होती है कि पहला समस्या उसे नहीं बोला जा सकता जिसे हम बोलने जा रहे हैं कि पहले तो यहाँ पर जो भी गांव के लोग होते हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। यहाँ पर जो भी कूड़ा कचरा होता है उसे नग्न जगह पर डाल दिया जाता है, जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचती। लेकिन क्षति क्या पहुंचती है और समस्या क्या होती है, तो पहले सभी का घर के ऊपर समस्या होती है, क्योंकि अधिकतर गांव में कच्चे घरों को बनाए जाते हैं, घास फूस वगैरह लकड़ी वगैरह से बनाए जाते हैं, जो कि हर साल उसे मरम्मत करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहली बारिश हुआ, दूसरी बारिश हुआ तो क्या होता है, घर थोड़ा सा फूट जाता है और बहुत सारा नुकसान होता है, तो उसे बार बार देख रेख करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ग्रामीण बस्ती में थोड़ी बहुत समस्याएं होती है, वो शहर से थोड़ा दूर होते हैं, शहर आने जाने में दिक्कत होती है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ी बहुत समस्या होती है। अब इस प्रकार से हम लोग देखें केवल ग्रामीण बस्ती। अब देख लेते हैं नगरीय बस्तियों का क्या हालचाल है। तो नगरीय बस्तियां जो है ना, इसे भी अलग अलग खंडों में बांट दिया गया। पहले नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण देखते हैं कौन कौन से रूप में है। तो यहाँ देखिए कि जनसंख्या के आकार, नगरीय बस्ती कब कहलाएगा, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा, विकसित जनसंख्या होगी, ठीक है, सभी शिक्षित लोग होंगे, कृषि कार्य से अलग गैर कार्य करते होंगे। उसके बाद जिसको बोल सकते हैं गैर कृषि कार्य। उसके बाद व्यवसायिक संरचना, वहां पर ज्यादातर अलग अलग तरह के काम करने वाले होंगे, यानी कृषि से हटकर के अलग अलग काम करने वाले होंगे। फिर प्रशासन, प्रशासन का मतलब कि वहां पर के लोगों में प्रशासन की कानून कायदे का भी नियंत्रण होगा, स्थिति होनी चाहिए वहां की, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि वहां पर जो नगर का बात किया जाता है तो नगर में जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, और नगर में जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है तो एक दूसरे को स्थिति बना करके रखना है, मिलजुल कर रखना है, जो भी कार्य कर रहे अपने स्थिति के अनुसार करेंगे। नगरीय क्षेत्र के कार्य भी अलग अलग होते हैं, जैसे में औद्योगिक कार्य करना, कोई व्यापारिक कार्य करना, व्यवसायिक कार्य करना, या अपना कोई भी निजी छोटा मोटा दुकान वगैरह भी कर लेना, व्यापारिक काम करना, ये सारे हो जाते हैं नगरीय क्षेत्र के कार्य। अब यहाँ पर प्रशासनिक नगर क्या है सो देखेंगे। प्रशासनिक नगर का मतलब हो गया जहां पर अधिकतर प्रशासन के लोग यानी सरकारी लोग रहते हैं, ठीक है, और वहां पर ये आम आदमी से ज्यादा प्रशासन यानी सरकारी लोगों का चाल होता है, और वहां पर वही लोग अपना नियंत्रण रखते हैं, वैसी जगह को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। और यहाँ पर क्या व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर, व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर, ये तो स्पष्ट बोल रहा है ना कि व्यापारिक, जहां पर ज्यादा व्यापार और व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं, तो वैसी जगह को हम क्या कहेंगे, व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर, कि जहां पर ज्यादातर व्यापार करने वाले लोग हैं या तो फिर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, यानी किसी ना किसी प्रकार के वो काम में लगे हुए हैं जो कि व्यापार से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित है। तो वैसे रहने वाले लोगों को या वैसे रहने वाले जगह के लोगों को क्या बोलेंगे, व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर, ठीक है। जैसे हम लोग जहां भी रहते हैं, जिस प्रकार के लोग जहां पर रहते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ नाम देते हैं कि वहां पर पीपल है तो पीपल का पीपल चौक बोल देते हैं, कहीं स्कूल है तो स्कूल चौक बोल देते हैं, इस प्रकार से बोल देते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोग जहां रहते हैं उसे उसी नाम से पहचाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कार्य भी है ना, सांस्कृतिक नगर। अब ये सांस्कृतिक नगर क्या है, सांस्कृतिक नगर, अब ये सांस्कृतिक का मतलब क्या हो गया कि प्राचीन काल से है ना, जो भी धर्म स्थल है, प्राचीन काल से जो धर्म स्थल है जहां पर लोग आते जाते पीढ़ी दर पीढ़ी को मानते हैं, वहां पर अपने जो भी संस्था होती है, जो भी कार्य होती है, उसे
करते हैं, लोग दूर दूर से वहां विजिट करने के लिए आते हैं, तो वैसी नगर को सांस्कृतिक नगर कहते हैं। वहां पुराने पुराने इमारत, पुराने पुराने मंदिरों का निर्माण, पुराने पुराने सारे चीजों को देखने को मिलता है, तो वैसी नगर को सांस्कृतिक नगर कहा जाता है। आशा करते हैं ये सारे चीजों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।